हेलो बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो 12th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है? सबसे पहली चीज, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है वो एक बैरियर होता है, रोधक, बाधक होता है। किसी को चलने में कहीं पे अगर हम बाधक उत्पन्न करें या रेजिस्टेंस क्रिएट करें, बैरियर क्रिएट करें, तो हम उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। पहले तो आप इसको समझिए। अब अगर यही काम इलेक्ट्रिक करंट में हो जाए, अगर कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा इक्विपमेंट, कोई ऐसी हमारे पास कोई चीज हो जो इलेक्ट्रिकल फ्लो में, जो इलेक्ट्रिकल करंट में बैरियर क्रिएट करे, तो उसको हम कहेंगे क्या? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ऐसा कोई मटेरियल जो हमें अपोज करे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में, विद्युत धारा के प्रवाह में, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में अगर कोई अपोज करेगा कोई चीज, तो हम उसको कहेंगे वो क्या है? हमारा रेजिस्टेंस है। तो कैसा फॉर्मूला होता है? V = IR इसका फॉर्मूला होता है। ट्रायंगल है जहां पे V क्या है हमारा बच्चा? वोल्टेज है, I क्या है? करंट है, और R क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे रेजिस्टेंस, अगर हम इसको एक सिंपली समझें तो रेजिस्टेंस हमारा क्या है? अगर वाटर पाइप में अगर हम कोई बीच में रोड़ा अटका दें, कोई बैरियर लगा दें, तो फ्लो वाटर पाइप का क्या होगा? वो कम हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या है, अगर इलेक्ट्रिकल वायर में कोई ऐसी चीज जो बाधक बन रही है, जो करंट को फ्लो होने से रोक रही है, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो जाएगा। लो रेजिस्टेंस, अ वाटर पाइप अलाउ वाटर टू फ्लो इजिली। अगर लो रेजिस्टेंस होगा तो पाइप में वाटर कैसे फ्लो होगा? इजीली फ्लो होगा। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर देंगे हम पाइप में, कोई ज्यादा बैरियर क्रिएट कर देंगे, तो क्या होगा? फ्लो कम हो जाएगा। तो अब रेजिस्टेंस मेजर करते हैं ओम में। डिपेंडेंस इसमें क्या है? मटेरियल पे क्या डिपेंड करता है? डिफरेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मेटल्स लाइक कॉपर हैव लो रेजिस्टेंस। कॉपर का सबसे कम रेजिस्टेंस होता है बच्चा, तो इसलिए कॉपर की वायरिंग हम लोग घर में करवाते हैं। याद रखिए, कॉपर की वायरिंग हम लोग घर में इसलिए करवाते हैं क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस सबसे लो होता है। बिल्कुल, ये याद रखने वाली चीज है। मेकिंग देम गुड कंडक्टर व्हाइल रबर हैज हाई रेजिस्टेंस मेकिंग इट एज गुड इंसुलेटर। अब यहाँ पे जो ये बात आई इंसुलेटर की, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी जो करंट फ्लो होने में बाधक बनेगा, बैरियर क्रिएट करेगा, वो क्या होगा बच्चा? वो होगा इंसुलेटर। और जो करंट अपने में फ्लो करवाएगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? कंडक्टर। जिसमें फ्री आयंस फ्रीली मूव करेंगे, फ्री आयंस फ्रीली मूव करेंगे, वो होगा कंडक्टर। उसका रेजिस्टेंस लो होगा। और जिसमें रेजिस्टेंस हाई होगा उसमें करंट इजीली मूव नहीं हो पाएगा, वो कौन होंगे? इंसुलेटर होंगे, ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस किस पे इफेक्ट करता है? मटेरियल पे इफेक्ट करता है। अभी आपने देखा कॉपर का सबसे कम रेजिस्टेंस है, रबर का सबसे हाई रेजिस्टेंस। तो रबर क्या हो गया मेरा? इंसुलेटर हो गया। तो रबर मेरा इंसुलेटर हो गया। वही लिखा हुआ है, कंडक्टर हैव लो रेजिस्टेंस वर्सेस इंसुलेटर हैव हायर रेजिस्टेंस। लेंथ क्या हो गया? लेंथ ऑफ द मटेरियल, लॉन्गर मटेरियल हैव मोर रेजिस्टेंस। तो लॉन्गर जितना मटेरियल होगा तो उसका क्या होगा? मोर रेजिस्टेंस होगा। लेंथ पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस वायर का, अगर वायर है। क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा, अगर मोटा तार है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो क्या होगा? है लेस रेजिस्टेंस। इसलिए हम बड़े इक्विपमेंट में, हाई रेटेड इक्विपमेंट में, ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, हाई रेटेड इक्विपमेंट में हम मोटा तार इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया जब बढ़ जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा बच्चों तो क्या होगा? जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट आराम से फ्लो करेगा, ठीक है। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर कैन इंक्रीज फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा उसका। अब इसका फॉर्मूला आप देखिए, R = V/I, वेयर ये फॉर्मूला है इसका बच्चा, ये इसका फॉर्मूला है बच्चा। R = रेजिस्टेंस किसमें होगा? ये ओम्स में होगा। इसकी फिजिकल सिंबल क्या है इसका? ये है सिंबल
वोल्टेज क्या है V, सिंबल इसका V है। I क्या है करंट, एम्पियर्स, इसका सिंबल A है। अब ये हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताया है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, तो ये हमने वहां पे निकाल के बताया। ओम का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या है V बाय I, तो V बाय I क्या हो गया, वोल्ट क्या होता है, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा हुआ है, वोल्ट क्या होगा, जूल पर कूलम, W बाय चार्ज Q, तो जूल पर कूलम, एम्पियर किसमें होगा, एम्पियर ये इसमें, तो जूल पर कूलम, कूलम किसमें हो गया यहाँ पे, एम्पियर इनटू सेकंड में हो गया, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Q इज इक्वल्स टू IT, तो Q इज इक्वल्स टू IT, तो ये Q है, ये I और ये T हो गया, I का एम्पियर हो गया और T का सेकंड हो गया, एम्पियर ये हो गया। अब ये यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर हो गया, है ना, एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये इसकी यूनिट आ गई। ओम को हम ये भी लिख सकते हैं। अब यहां से हम इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। न्यूटन की होगी क्या, mLT माइनस 2, और मीटर की m ले लेंगे, एम्पियर की ले लेंगे a स्क्वायर, और सेकेंड की ले लेंगे t। यहां से इसके हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अब ओम्स लॉ इसमें वेरीफाई कैसे करेंगे, ओम्स लॉ क्या मतलब क्या है, जब रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया तो ओम्स लॉ समझ लिया, जब हमने रेजिस्टेंस समझ लिया तो ओम्स लॉ को समझना बहुत जरूरी है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि अगर कोई कंडक्टर में, कोई ऐसी इक्विपमेंट में अगर वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर अगर हमने अप्लाई किया हुआ है तो वोल्टेज हमारा करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन, वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब होगा, कब होगा, अंडर ये प्रोवाइड ऑल फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हमने टेम्परेचर को नहीं बदला, अगर हमने प्रेशर को नहीं बदला, यानी अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को नहीं बदल रहे हैं तो कंडक्टर को जितना वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के। तो यही स्टेट करता है ओम्स लॉ। तो ये क्या है, हेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, V proportional to I. Thus, Ohm's law provides the basic relation between the voltage applied and the current through the conductor. ठीक है, ये इसमें हो गया Ohm's law। और Ohm's law कैसे होगा, Ohm's law states that the current follows the linear relationship with voltage। तो Ohm's law ये भी बताएगा, एक तो ये बताया कि उसमें वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, कब है, अंडर फिजिकल स्टेट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन इसका जो ग्राफ बनेगा, अभी आगे ग्राफ आ रहा है आप देखेंगे, इसका ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। यानी अगर वोल्टेज हम बढ़ाते रहेंगे करंट भी बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ता रहेगा, कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक कि फिजिकल स्टेट कांस्टेंट हम रखते हैं, यानी टेम्परेचर और प्रेशर और हम जो फिजिकल स्टेट है उसको कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ स्टेट दैट V प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, V इक्वल्स टू IR, वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेजिस्टेंस। V इज वोल्टेज अप्लाइड एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होंगे, ओमिक रेजिस्टेंस होंगे, एक होंगे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो बच्चा जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा कंडक्टर वो हमारा ओमिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन ओमिक हो जाएगा। यानी कि अब ओम्स लॉ को फॉलो ना करने का मतलब क्या है, यानी फिजिकल कंडीशन वहां पे सेम नहीं होंगी, रिमेन्स कांस्टेंट नहीं होंगी। तो क्या होगा, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा करंट के, वोल्टेज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये नहीं होगा नॉन ओमिक में। लेकिन ओमिक में क्या होगा, V प्रोपोर्शनल टू I अंडर फिजिकल स्टेट रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात ध्यान रखनी है कि फिजिकल स्टेट रिमेन कांस्टेंट रहती है ओम्स लॉ में, तभी V प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में कौन होगा, मटेरियल डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर सेड टू हैव नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। एग्जांपल क्या हो गया, सेमीकंडक्टर डिवाइस हो गया। सेमीकंडक्टर डिवाइस, बहुत से डिवाइसेस हैं मेरे पास, डायोड्स हैं, बहुत से चीजें हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, और जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो हमारी ओमिक रेजिस्टेंस हो जाएंगी। अब ये ग्राफ है, ये देखिए ओमिक का जो ग्राफ है और नॉन ओमिक का ग्राफ है।
तो ओमिक के ग्राफ में क्या हो रहा है, वोल्टेज हमारा एक्स एक्सिस पे है, आई हमारा वाई एक्सिस पे है, तो क्या हो रहा है, वोल्टेज के बढ़ने से करंट भी हमारा बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। देखिए ये लीनियरली बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये वोल्टेज हमारा एक्स एक्सिस पे है, आई हमारा वाई एक्सिस पे है। वोल्टेज के बढ़ाने पे ये कर्व बन रहा है, मुझे ये कर्व बन रहा है, यानी कि लीनियर नहीं है। लीनियर होगा तो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, V प्रोपोर्शनल टू I को फॉलो करेगा। अगर लीनियर नहीं है, कोई दूसरा ग्राफ बन रहा है, कर्व बन रहा है, तो वहां पे V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा, वो नॉन ओमिक होगा। अब ओम्स लॉ को हमने एक उसमें स्लाइड में दे दिया कि आप इसको पूरा से कंठस्थ कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए। कैसे रिमेंबर करेंगे, ओम्स लॉ state that current flowing through the conductor directly proportional to the potential difference. Current flowing through the conductor directly proportional to the potential difference, यानी V proportional to I। कब होगा, provided physical quantities like temperature remains constant and resistance is constant। तो कब होगा जब V proportional to I, under physical state remains कांस्टेंट। ये है ओम्स लॉ। एक नंबर में वेरी शॉर्ट टाइप में ओम्स लॉ को डेफिनेशन में पूछता है, उसकी फॉर्मूले को पूछता है, आप बता सकते हैं V = IR। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन है। आपको कैसे लगी ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, आप बताइए मुझे। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जैसा में लगे उसको कमेंट में बताइए। और ना अच्छा लगे, ना समझ में आए, तो इसको जरूर से जरूर डिसलाइक करिए। थैंक यू।